आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है जूल थॉमसन इफेक्ट, जिसे जूल केल्विन इफेक्ट भी कहा जाता है। चलिए समझते हैं ये होता क्या है। व्हेन ए गैस अंडर हाई कांस्टेंट प्रेशर इज पास्ड थ्रू एन इंसुलेटेड पोरस प्लग टू ए रीजन ऑफ लोअर कांस्टेंट प्रेशर, देन द गैस शोस ए चेंज इन टेम्परेचर। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफेक्ट या जूल केल्विन इफेक्ट। यानी जब कोई गैस उच्च स्थिर दाब पर उष्मारोधी सरंध्र डॉट से गुजार कर निम्न स्थिर दाब के क्षेत्र में लाई जाती है, तब गैस के ताप में परिवर्तन होता है। इसे जूल थॉमसन या जूल केल्विन प्रभाव कहते हैं। मैं एकदम सरल भाषा में आप लोगों को बताता हूं कि जब भी किसी गैस को अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब की ओर गुजारा जाता है तो उस गैस के तापमान में एक परिवर्तन होता है। अब वो तापमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये कुछ कंडीशंस पे निर्भर करता है, जो कि इसी में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन बस आप अभी इतना समझिए कि जब भी किसी गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर के रीजन में गुजारा जाता है, भेजा जाता है, तो उसके तापमान में परिवर्तन होता है। इस घटना को हम लोग जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा होगा सरंध्र डॉट। देखिए ये एक पोरस प्लग होता है। पोरस प्लग जैसे जो एक चाय छानने वाला जो छन्नी होता है ना, उस प्रकार का एक मेटल का बना हुआ एक प्लग होता है। उसी प्लग से गैस को गुजारा जाता है। एक तरफ हाई प्रेशर का रीजन रहता है और दूसरे तरफ लो प्रेशर का रीजन रहता है, और बीच में वो पोरस प्लग रहता है जो कि इस तरह से वो डॉटेड रहता है। इस तरह से डॉटेड मतलब सरंध्र, मतलब आप समझ रहे हैं ना, हल्का हल्का उसमें से बारीक सुराख होते हैं। तो जब इस गैस को इस पोरस प्लग या सरंध्र डॉट जिसे कहा गया है, इसमें से हाई प्रेशर से लो प्रेशर के रीजन में भेजा जाएगा तो उसके तापमान में परिवर्तन होगा। इस घटना को हम लोग जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। अब हम लोग इसका पूरा थ्योरी डेवलप करते हैं। हमने बोला है कि तापमान में परिवर्तन होता है, हमने ये नहीं कहा कि तापमान बढ़ता है या घटता है, ये कंडीशन पे निर्भर करता है। तो यही हम लोग थ्योरी डेवलप करेंगे कि कब किसी जूल थॉमसन इफेक्ट में गैस के टेम्परेचर में वृद्धि होगा और कब जूल थॉमसन इफेक्ट में गैस के टेम्परेचर में कमी होगा। यानी कब हीटिंग होगा, कब कूलिंग होगा, इसी का कंडीशन हमको निकालना है। और कब न तो हीटिंग होगा न तो कूलिंग होगा, यही कंडीशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पर इससे पहले आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे कि ये जो जूल थॉमसन इफेक्ट होता है ये आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस होता है। यानी इस प्रोसेस में जो इंथैल्पी होता है वो गैस का वो कांस्टेंट होता है। ठीक है। और ये क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जूल थॉमसन इफेक्ट को इस प्रकार से किया जाता है कि उसमें हीट का चेंज नहीं होता है। यानी डेल्टा क्यू यानी डी क्यू जीरो रहता है जूल थॉमसन इफेक्ट में। मतलब बाहर से हम ना तो उस गैस को कोई हम लोग हीट देंगे, ना तो हम उस गैस से कोई हीट वापस लेंगे। क्लियर हुआ? तो ऐसे में डी क्यू जीरो होगा। तो आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं, डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। अब यहाँ पे डी क्यू बराबर जीरो रख देंगे। डी डब्ल्यू क्या होता है? पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। तो यहाँ से जैसे पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, ये डी डब्ल्यू हो जाएगा। और डी यू क्या? यू टू माइनस ई वन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ऐसे में जब हम लोग इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए कि इक्वेशन बन रहा है यू वन प्लस पी वन वी वन इक्वल टू यू टू प्लस पी टू वी टू। आप जानते हैं जब भी ऐसा कोई इक्वेशन बनता है, समथिंग एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू वाई टू इज इक्वल टू एक्स थ्री वाई थ्री समथिंग, तो ऐसे में ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी इसको हम लोग x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? u प्लस पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यही होता है इंथैल्पी। U यानी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये होता है इंथैल्पी, और यही इंथैल्पी कांस्टेंट रहता है इस प्रोसेस में। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं थ्योरी डेवलप करने का। क्योंकि ये जूल थॉमसन इफेक्ट आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस है तो H इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, यानी U प्लस पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको डिफ्रेंशिएट करिए या इसमें चेंज निकालिए, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी वी, और ये चूंकि कांस्टेंट है तो डेल्टा H क्या होगा? जीरो। देखिए H कांस्टेंट होता है, डेल्टा H मतलब चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी में परिवर्तन। तो जब इंथैल्पी कांस्टेंट है तो इंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन जीरो होगा, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे डेल्टा
u प्लस पी वी इक्वल टू 0। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे ये डी यू प्लस यहाँ पे p इंटू वी, तो डबल फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा p इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी, यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, और ये इक्वल टू 0 होगा। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, और सेकेंड लॉ कहता है डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे ये u प्लस पी वी पी डी वी, तो डी यू प्लस पी डी वी इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं डी क्यू, और डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं टी डी एस, यानी ये इतने की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं टी डी एस। तो यही लिख दिया गया है यहाँ पे, देखिए टी डी एस प्लस वी डी पी इक्वल टू 0, ये 1 और 2 को मिलाने पे इक्वेशन इसको 3 मानते हैं। मान लेते हैं कि जो इंट्रॉपी एस एंट्रोपी होता है, तो जो एंट्रोपी एस है वो फंक्शन है वेरिएबल पी और टी का, ठीक है, प्रेशर या एंड टेम्परेचर का ये वेरिएबल है। तो चूंकि डी एस परफेक्ट डिफरेंशियल होगा, तो और हमने एंट्रोपी को प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन माना है, तो एंट्रोपी में होने वाला चेंज डी एस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल एस बाई डेल टी डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डेल एस बाई डेल पी डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब जानते हैं जैसे एक्स, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, देखिए एफ फंक्शन है एक्स और वाई का, तो एक्स और वाई में अगर कोई चेंज होगा तो इस फंक्शन में जो चेंज होगा डी एफ इक्वल टू इसको कैसे लिखेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई, यानी एक्स के अलोंग फंक्शन में होने वाला चेंज प्लस वाई के अलोंग फंक्शन में होने वाला चेंज। हाँ, जब यहाँ पे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष में लेंगे तो वाई कांस्टेंट होगा, और यहाँ वाई के सापेक्ष में लेंगे तो एक्स कांस्टेंट। तो बस वही चीज़ किया गया है यहाँ पे। एक्स और वाई को आप लोग समझ सकते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर, और एफ फंक्शन को आप एंट्रोपी एस समझ लीजिए। तो यही यहाँ पे ये चेंज निकाला गया है। अब यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को हम लोग ले जाके इस डी एस की जगह पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो जैसे ही यहाँ पे ये पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हमने पुट कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पूरा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको इक्वेशन 1 मानिए। हम लोग जानते हैं कि डेल क्यू बाई डेल टी, यानी डेल क्यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यही होता है सीपी। सीपी क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा होता है, जिसका फॉर्मूला डेल क्यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है। हमने आप लोगों को समझाया भी है। फॉर्मूला क्या होता है स्पेसिफिक हीट का, कि Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब अगर मैं इसको कांस्टेंट प्रेशर पे निकालूं, C क्या होता है स्पेसिफिक हीट, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे निकालूं और चेंज इन हीट लूँ तो डेल्टा Q इज इक्वल टू एम सी पी डी टी या डेल्टा टी हो जाएगा। तो अब 1 मोल अगर गैस है M1 ले लीजिए, तो यहाँ पे Cp बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा Q बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यही तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है, डेल क्यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब डी क्यू को टी डी एस लिख सकते हैं, टी डेल एस। तो यहाँ से अब देखिए ये पूरा का पूरा ये चीज़ इतना क्या हो गया, ये हो गया सीपी हो गया। क्लियर। तो और एक और चीज़, और मैक्सवेल के इक्वेशन से हम लोग जानते हैं डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये मैक्सवेल का एक इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन और ये दोनों को हम लोग ले जाके इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला ये टर्म बन जाएगा सीपी, और ये टर्म अभी मैक्सवेल इक्वेशन से ये निगेटिव में ये बन रहा है। तो जैसे ही हम लोग इतना ये पार्ट हमने लिख दिया, और ये पहले ही जैसा है। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, और यहाँ पे डीपी हमने कॉमन ले लिया क्योंकि ये दोनों में है, तो ये इतना आ गया। अब इसको हम लोग दूसरी तरफ भेज देते हैं, और यहाँ से डी टी बाई डी पी निकालते हैं। ये डी टी बाई डी पी यानी प्रेशर में होने वाले चेंज के साथ टेम्परेचर में होने वाला चेंज। ये डी टी बाई डी पी इक्वल टू 1 बाई सी पी अंडर ब्रैकेट टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस वी, ये आ गया। अब देखिए इसी को हम लोग जूल थॉम्सन कोफिशिएंट कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं सिंस इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग जूल थॉम्सन इफेक्ट, सो वी कैन राइट, हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट इंथैल्पी इक्वल टू, इधर का ये सेम ही रहेगा। यही जो फैक्टर है ये डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट इंथैल्पी एच, इसी को हम लोग म्यू से दर्शाते हैं, यानी म्यू इक्वल टू डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट इंथैल्पी एच इक्वल टू 1 बाई सी पी ब्रैकेट में टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी। यही जो ये पूरा फैक्टर देख रहे हैं, इसी को म्यू यानी जूल थॉम्सन कोफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है म्यू किसे कहते हैं, तो म्यू बराबर ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों भी ये बराबर हैं, उसी को हमने म्यू माना है। ठीक है,
तो ये जरूर याद रखिएगा, डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी एच, यानी प्रेशर में होने वाले चेंज के साथ टेम्परेचर में होने वाला चेंज जब इंथैल्पी कांस्टेंट हो। और याद करिए शुरू में जब मैंने आपको जूल थॉम्सन इफेक्ट बताया था तब मैंने क्या बताया था कि गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर के रीजन में भेजा जाता है तो उसमें कितना टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ वही होता है जूल थॉम्सन इफेक्ट। तो एक्चुअल में यही तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो उसको बता रहा है। देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, डेल टी बाई डेल पी, यानी नीचे क्या है डेल पी, यानी डेल पी यानी प्रेशर में होने वाले चेंज के साथ टेम्परेचर में होने वाला चेंज, जबकि उस दौरान इंथैल्पी कांस्टेंट हो। तो इसी को जूल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। इसीलिए इस पूरे फैक्टर को ही जूल थॉम्सन कोफिशिएंट बोला जाता है म्यू, और वो आता है इतने के बराबर। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे केस फर्स्ट हम लोग जूल थॉम्सन कोफिशिएंट निकालेंगे फॉर परफेक्ट गैस यानी आइडियल गैस के लिए। 1 मोल हम लोग आइडियल गैस ले लेते हैं तो गैस इक्वेशन आप लोग जानते हैं पी वी इक्वल टू आर टी। यहाँ से वी का वैल्यू निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि इसी वी का वैल्यू हम लोग ले जाके यहाँ पे पुट करेंगे तभी ना जूल थॉम्सन कोफिशिएंट आएगा। इस वी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले जाके पुट करेंगे। तो देखते हैं म्यू की वैल्यू यानी जूल थॉम्सन कोफिशिएंट परफेक्ट गैस के लिए क्या आता है। तो म्यू इक्वल टू 1 बाई सी पी टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी माइनस वी। चलिए यहाँ वी की जगह ये जो वी है इसके जगह आर टी बाई पी रख दीजिए। चलिए रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आर टी बाई पी, लेकिन हमको ये जो टाइम के साथ में डिफ्रेंशिएट करना है, इस दौरान प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसे में आर बाई पी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और ये डेल टी बाई डेल टी ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा आर टी बाई पी माइनस वी। अब यहाँ पे पी वी इक्वल टू क्या होता है आर टी, तो आर टी बाई पी क्या हो जाएगा वी, तो यहाँ से वी माइनस वी यानी म्यू बराबर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब आप लोगों ने समझा, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट परफेक्ट गैस के लिए क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब समझिए कि अगर किसी आइडियल गैस को हाई प्रेशर के रीजन से लो प्रेशर के रीजन में गुजारा जाएगा तो उसमें न तो हीटिंग होगा न तो कूलिंग होगा, ठीक है, यानी वो जूल थॉम्सन इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्लियर हुआ यही बात। ये केवल आइडियल गैस के लिए मैं बता रहा हूँ, परफेक्ट गैस के लिए। क्लियर। तो परफेक्ट गैस के लिए जूल थॉम्सन कोफिशिएंट 0 होता है, यानी वो जूल थॉम्सन एक्सपेंशन या जूल थॉम्सन इफेक्ट शो नहीं करता है, यानी न तो हीटिंग होगा न तो कूलिंग होगा, कोई टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होगा। किसमें, आइडियल गैस में। पर हम लोग जानते हैं कोई भी गैस तो आइडियल होता ही नहीं है। तो चलिए केस सेकेंड हम लोग करते हैं। अब हम लोग जूल थॉम्सन कोफिशिएंट निकालेंगे वंडरवॉल यानी रियल गैस के लिए। तो 1 मोल गैस वंडरवॉल गैस के लिए ये हमने वंडरवॉल गैस इक्वेशन लिखा। अब आप लोगों को पता है ये म्यू के फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो चलिए इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। इस इक्वेशन को हम लोग टी के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे और उस दौरान प्रेशर क्या होगा कांस्टेंट, तभी तो डेल वी बाई डेल टी निकल के आएगा। तो चलिए डिफरेंशिएट करिए। डबल फंक्शन के डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, और इधर ये डिफरेंशिएशन ये टाइम के सापेक्ष में, सॉरी टेम्परेचर के सापेक्ष में, टाइम कहाँ से आ जाएगा। ये पहला फंक्शन छोड़ दीजिए, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर आएगा। बी तो वंडरवॉल कांस्टेंट होता है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस यहाँ पे देखिए ये पी तो हमने पी तो कांस्टेंट रखा है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ ए बाई वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर यानी वी के पावर -2, तो ये -2 बाई वी क्यूब इसका डिफरेंशिएशन होगा। और यहाँ ए ऑलरेडी पहले से है तो -2a बाई वी क्यूब, फिर v का एक बार फिर होगा डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और ये वाला फैक्टर पहले से ही है तो v माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू आर। कुछ किए नहीं है, बस डिफरेंशिएशन किए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये फैक्टर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा। अब यहाँ से हम लोग बस इसको रीअरेंज करना है और कुछ नहीं। डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर निकालते हैं तो ये आर बाई समथिंग ये आ गया। क्लियर। अब यहाँ से थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट हुआ है, जैसे देखिए अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या रीअरेंजमेंट हुआ है ये आप देख पा रहे होंगे, ये p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर टी। ये देखिए यहाँ से इतने का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा आर टी बटे वी माइनस बी आएगा ना, तो इसी को यहाँ पे लिख दिया गया है। ये देखिए इसके जगह पे आर टी बाई वी माइनस बी लिख दिया गया है। क्लियर। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, v माइनस बी, देखिए ये इसके बटे में v माइनस बी है तो v माइनस बी का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर और ये ऊपर चला जाएगा r के पास। क्लियर। तो देखिए ये यहाँ पे r v माइनस बी आर टी बटे ट्वाइस ए बाई वी क्यूब v माइनस बी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ हम टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों ये अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमने टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक चीज़ और यहाँ पे इस वाले में
हम लोग v कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से v कॉमन लेंगे तो वो v स्क्वायर बन के निकलेगा, तो v स्क्वायर से ये v क्यूब कट जाएगा, केवल v बचेगा और यहाँ पे ये b बटे v हो जाएगा। ऐसा हम लोग क्यों किए हैं? ऐसा ये तुलना करने के लिए, चूंकि b वांडर वाल कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू v से बहुत कम होती है, यानी b बाई v का वैल्यू लगभग 0 आ जाएगा, तो ये पूरा जो स्क्वायर में है इसका वैल्यू लगभग 1 हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट 0 हो गया। तो ऐसे में ये इक्वेशन थोड़ा सा छोटा हो गया और ये t इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर p और ये आर टी वी माइनस बी बटे आर टी ट्वाइस ए माइनस वी। क्लियर? इसमें कुछ ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से आर टी कॉमन लीजिए, आर टी कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस बी, यहाँ पे देखिए ये आर टी रहेगा और ये ऊपर भी आर टी था, तो आर टी से आर टी कट जाएगा और यहाँ पे ये सिंपल ये चीज़ बचा। v माइनस बी इसको हम अलग रखते हैं और ये पूरा ब्रैकेट के साथ ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे। क्यों बाइनोमियल? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला बनेगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे बढ़ता चल जाएगा। लेकिन हम लोग केवल 2 टर्म लेंगे लीनियर। क्यों? क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर यानी ये जो पार्ट है ना, ए हमने बोला ना कि ए वांडर वाल कांस्टेंट है, ये बहुत कम होता है। अब ए बाई वी की वैल्यू और कम हो जाएगा, तो ये फैक्टर बहुत कम है, तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे, इस पूरे को x मान लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो और कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग हायर ऑर्डर टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे, केवल पहला 2 टर्म लेंगे लीनियर टर्म। तो ये 1 और ये माइनस है, तो ये यहाँ पे ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, 1 इंटू ये 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू -1 है, देखिए प्लस में हो जाएगा और ये सिंपल बिल्कुल ट्वाइस ए बाई वी आर टी आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, v माइनस बी का अंडर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसका इसमें दोनों मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए यहाँ पे v से v कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये एक सिंपल सा इक्वेशन यहाँ से ये आ गया। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि a और b दोनों की वैल्यू बहुत कम होती है, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी तो वो और कम हो जाएगा। अब a इंटू बी बटे v है, इसमें v है, v के कारण नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आप लोग ये मत कहिएगा कि सर अगर इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो इसको भी नेग्लेक्ट करिए, इसमें भी a है, a से नेग्लेक्ट नहीं हो रहा है, ए बी बटे जो v है इसके कारण नेग्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है a इंटू बी के तुलना में। तो ऐसे में ए बी बटे v ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, लगभग 0 हम लोग मान सकते हैं, इसलिए ये नेग्लेक्ट आउट हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये इतने टर्म बचे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सो द जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर वांडर वाल गैस या रियल गैस, ये यही वैल्यू हमें चाहिए थी, क्योंकि इसको हम लोग यहाँ इस म्यू के फॉर्मूले में पुट करेंगे, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी, ये इतना वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे म्यू वाले फॉर्मूले में। जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये पुट करेंगे, वी से वी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे और यहाँ पे 1 बाई सी पी ट्वाइस ए बाई आर टी माइनस बी, ये आ गया हमारा जूल थॉमसन इफेक्ट का फॉर्मूला। किसके लिए? वांडर वाल गैस के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रियल गैस के लिए है। अगर हम लोग ट्वाइस ए बाई आर टी इक्वल टू बी पुट कर दें, ए और बी वांडर वाल गैस कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ठीक है, ए और बी वांडर वाल कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। तो अगर मैं इसको बराबर पुट कर दूं तो देखिए माइनस है, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यानी म्यू बराबर 0 आ जाएगा, यानी जब टेम्परेचर गैस का टी इक्वल टू ट्वाइस ए बाई आर बी होगा तब म्यू 0 होगा। किस गैस का? रियल गैस का। यानी अगर किसी गैस के लिए ये टेम्परेचर, इसको हम लोग टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं, जिसको हम लोग टी आई बराबर 2a बाई आर बी, यानी अगर कोई गैस का टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, हर गैस का एक टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होता है। क्यों? क्योंकि हर रियल गैस के लिए एक ए का मान होता है, एक बी का मान होता है और आर का मान तो वैसे भी होता ही है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 2a बाई आर बी ये सभी कॉन्स्टेंट ही तो हैं, लेकिन हर रियल गैस के लिए ए और बी का वैल्यू अलग अलग होता है। तो हर रियल गैस, प्रत्येक रियल गैस के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन मिलता है। अगर गैस का टेम्परेचर उसके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन के बराबर है तो ऐसे में वो न तो हीटिंग शो करेगा न तो कूलिंग शो करेगा जूल थॉमसन इफेक्ट में। तो इसीलिए जब ये कंडीशन अप्लाई होगा तो उसमें म्यू 0 होगा। म्यू 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे
ये डेल टी यानी डी टी जीरो हो गया, डी टी यानी टेम्परेचर में चेंज जीरो हो गया, यानी टी वन माइनस टी टू जीरो, यानी टी वन इक्वल टू टी टू जीरो। ये टी वन टी टू क्या है? टी वन है जब गैस को हाई प्रेशर में रखा गया था तब उसका टेम्परेचर, और जब गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जब भेजा गया तब उसका टेम्परेचर टी टू। अब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब गैस को जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में भेजा गया और जब उसका टेम्परेचर उसके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन के बराबर था, तो ऐसे में न तो वो हीटिंग शो किया न तो कूलिंग शो किया, यानी उसने जूल थॉमसन इफेक्ट शो ही नहीं किया। इसका मतलब द गैस विल शो नो चेंज इन टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। ये हर गैस का होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रत्येक गैस का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होता है। अभी मैं एग्जांपल से आगे भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे इसीलिए इस टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन टी आई को 2a बाई आर बी, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। द टेम्परेचर एट विच जूल थॉमसन इफेक्ट इज जीरो इज नोन एज टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, यानी किसी भी गैस के लिए वह टेम्परेचर, वह तापमान जिस पे जूल थॉमसन इफेक्ट शून्य हो जाता है, उसे उस गैस का टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। अब हम लोग इसमें दो कंडीशन और देखते हैं कि अगर 2a बाई आर टी की वैल्यू b से बड़ा हो या 2a बाई आर टी की वैल्यू b से छोटा हो तब क्या होगा। तो एक कंडीशन यहाँ पे है, यदि 2a बाई आर टी इज ग्रेटर देन b हो, तो यहाँ से टेम्परेचर t निकालिए, t इधर जाइए, b को नीचे लाइए, तो t इज लेस देन 2a बाई आर बी हो जाएगा, और 2a बाई आर बी ही तो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है, यानी t इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। यानी जब गैस का टेम्परेचर उसके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम होगा, तो ऐसे में म्यू का मान क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और म्यू का मान अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया इस फॉर्मूले में, तो ये डेल टी का भी मान पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर डेल टी यानी डी टी का मान पॉजिटिव आ गया, तो टी वन माइनस टी टू इज ग्रेटर देन जीरो, यानी टी वन इज ग्रेटर देन जीरो। यानी जब वो हायर प्रेशर के रीजन में था तो उसका टेम्परेचर अधिक है, और लोअर प्रेशर के रीजन में गैस गया तो उसका T2 कम हो गया। इसका मतलब गैस ने कूलिंग इफेक्ट शो किया। समझ में आया? तो यानी जब कभी भी गैस का टेम्परेचर उसके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम होता है, तो ऐसे में अगर उस गैस को हाई प्रेशर के रीजन से लो प्रेशर के रीजन की ओर गुजारेंगे, तो ऐसे में उस गैस का टेम्परेचर घटेगा, जिसे हम लोग जूल थॉमसन कूलिंग कहते हैं, या कह सकते हैं ये कूलिंग इफेक्ट देगा। समझ में आया? अब हम लोग दूसरा एक और केस देख लेते हैं। यदि 2a बाई आर टी का मान b से कम हो, यानी अगर t को इधर भेजिए और b को इसके नीचे लाइए, यानी t इज ग्रेटर देन 2a बाई आर बी, यही 2a बाई आर बी टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है। यानी जब किसी गैस का टेम्परेचर उसके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से अधिक होगा, तो ऐसे में म्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव, यानी जूल थॉमसन जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो डी टी भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी टी वन माइनस टी टू लेस देन जीरो होगा, तो टी वन इज लेस देन टी टू हो जाएगा। समझ में आया? यानी जब गैस हायर प्रेशर के रीजन में था तो उसका टेम्परेचर T1, लो प्रेशर के रीजन में गया T2, और ये T2 ज़्यादा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो ऐसे केस में वो गैस हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। समझ में आया? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक खोज था जूल थॉमसन इफेक्ट। क्यों? अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन हाइड्रोजन के लिए होता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड, और हीलियम के लिए होता है -240 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप कहेंगे इसका क्या मतलब, इसका यहाँ से क्या लेना देना? देखिए, होता क्या था कि आमतौर पे जैसे ऐसे ऐसे गैसेस जिसका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन रूम टेम्परेचर के लगभग बराबर हो, जैसे मैं ले लेता हूँ, चलिए एक मैं गैस ले लेता हूँ, कोई ऐसा गैस लीजिए जिसका टेम्परेचर उसके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम हो। तो मान लीजिए एक गैस लेता हूँ जिसका मान लीजिए टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाइपोथेटिकल ले लीजिए, मान लीजिए कोई गैस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लीजिए, चलिए, हालांकि मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा हूँ। मान लीजिए उस गैस का टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, और रूम टेम्परेचर कितना होता है? मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं। तो T जो है, यानी उस गैस का टेम्परेचर उसके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से क्या हो गया? कम हो गया। तो ऐसे में अगर उस गैस को हम लोग रूम टेम्परेचर पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर के रीजन में भेजेंगे, तो वो टेम्परेचर कूलिंग इफेक्ट शो करेगा, वो टेम्परेचर ठंडा होगा। तो ऐसे में वैज्ञानिक लोग क्या मानते थे कि अगर सभी गैसों को हम लोग हाई प्रेशर से लो प्रेशर के रीजन में भेजें तो उसमें कूलिंग इफेक्ट होना चाहिए। लेकिन जब हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसेस को रूम टेम्परेचर पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर के रीजन में, यानी जूल थॉमसन इफेक्ट जब कराया गया रूम टेम्परेचर पे, तो पता चला कि वो तो हीटिंग शो कर रहे हैं। तो जब ये थ्योरी डेवलप हुआ, तब यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आया, और तब जाके समझ में आया कि अगर किसी गैस में हमें कूलिंग इफेक्ट को देखना है, यानी हम चाहते हैं कि वो गैस कूल हो, ठंडा हो, तो पहले उसका टेम्परेचर उसके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम करना होगा। यही कारण है कि पहले हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसेस को परमानेंट गैस बोला जाता था।
क्योंकि इनको लिक्विफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होता था। अगर जूल थॉमसन इफेक्ट कूलिंग से हम लोग सोचते थे कि और गैसों की तरह इनका भी टेम्परेचर कम हो, तो ये कम होता ही नहीं था, ये हीटिंग इफेक्ट शो कर देते थे। तो लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि अदर गैसेस रूम टेम्परेचर पे एक्सपेंड होती हैं तो ठंडी हो रही हैं, ये गर्म क्यों हो रहा है। तो ये थ्योरी जब आया, खोज लिया गया और इनका जब टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कैलकुलेट किया गया, जैसे हाइड्रोजन का टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन -80 डिग्री सेंटीग्रेड आया, तो अगर रूम टेम्परेचर 30 डिग्री पे अगर इसका टेम्परेचर लेंगे तो इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से अधिक है, 30 डिग्री -80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। तो ऐसे में अगर उसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर के रीजन में भेजेंगे तो उसका टेम्परेचर घटने के बजाय और हीट होने लगेगा। तो ऐसे में अगर टेम्परेचर और हीट होने लगेगा हाइड्रोजन का, तो हम लोग चाहते हैं कि उसको ठंडा करके उसको लिक्विफाई किया जाए, पर यहाँ पे तो उल्टा होने लगेगा। तो इसीलिए इनको लिक्विफाई करने में प्रॉब्लम होती थी। तो जब ये पता चल गया कि इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, तो पहले हाइड्रोजन गैस को -80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पे लाते हैं। तो यानी मान लीजिए मैंने उसको -85 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला दिया, तो अब -85 पे ला दिया, तो अब इसका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है -80, मैंने ला दिया -85, तो अब इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम हो गया। तो अब इसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर के रीजन में भेजेंगे तो इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो यही प्रोसेस बार बार अपनाएंगे तो हाइड्रोजन का टेम्परेचर और कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और अंत में जब इसका टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा के इसको लिक्विड बना लिया जाएगा। समझ में आया। यही कारण है ना कि पहले इनको ऐसा माना जाता था कि इनको लिक्विफाई कर ही नहीं सकते। जैसे हीलियम का सोचिए, अब अगर आपको हीलियम को लिक्विफाई करना है या जूल थॉमसन इफेक्ट कूलिंग के द्वारा इसको लिक्विफाई करना है, तो आपको पहले इसको -240 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पे लाना होगा, तब जाके ये जूल थॉमसन कूलिंग शो करेगा, और फिर बार बार उस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो उसका टेम्परेचर और कम होता जाएगा, और फाइनली इसको हम लोग लिक्विफाई करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है और इसका ये इंपॉर्टेंस भी है। ठीक, तो यही इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है कि द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम आर -80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -240 डिग्री सेंटीग्रेड, देयर फोर दे शो हीटिंग इफेक्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे, ये हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये जूल थॉमसन जूल थॉमसन इफेक्ट, जिसको कभी कभी जूल थॉमसन कूलिंग भी बोलते हैं, लेकिन वो एक सही नाम नहीं है क्योंकि कूलिंग भी हो सकता है, हीटिंग भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये अच्छे से समझ में भी आया होगा, इसका इम्पोर्टेंस भी समझ में आया होगा, और आप लोग ये भी जान गए कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन इफेक्ट शून्य होता है, रियल गैस के लिए कंडीशनल है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन पे निर्भर करता है। अगर गैस का टेम्परेचर उसके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम है तब तो वो जूल थॉमसन इफेक्ट में कूलिंग शो करेगा, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर उस गैस के टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से अधिक है तो वो जूल थॉमसन इफेक्ट में हीटिंग शो करेगा। ठीक है, तो इस सेगमेंट में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।